हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका अपना पंकज सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कैट 2022 का स्लॉट 2 का क्यूए सेक्शन, जिसमें मैं आपसे सारे के सारे 22 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं विद बेस्ट अप्रोच। जानने की कोशिश करेंगे कि इन सवालों को करने का आसान तरीका क्या हो सकता था और कितने ऐसे क्वेश्चंस थे जो डुएबल थे। ठीक है, तो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन इजी था या मॉडरेट था या डिफिकल्ट था, इसे पहले करना था या बाद में करना था, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला सवाल जो है ये आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड है ना। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड बड़ा इजी सा सवाल है ना। बड़ा इजी सा सवाल है, डुएबल सवाल है, करना चाहिए था। तो यहां आपसे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 2000, number of integer greater than 2000 that can be formed with the digits 0 1 2 3 4 and 5 using each digit at most once, यानी कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो आपके पास ग्रेटर देन 2000 इंटीजर्स आपको बनाने हैं। 2000 एक 4 डिजिट का नंबर है। आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो 0 से लेकर 5 यानी कि 6 डिजिट का ऑप्शन है। यानी कि आप 4 डिजिट का नंबर बना सकते हैं, आप 5 डिजिट का नंबर भी बना सकते हैं, और आप 6 डिजिट का नंबर भी बना सकते हैं। तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि अगर नंबर 2000 से बड़ा होना चाहिए तो 4 डिजिट में विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा, स्पेशली 4 डिजिट में, कि इस प्लेस पर आपका 0 और 1 नहीं आ सकता। तो टोटल 6 डिजिट का ऑप्शन था, उसमें से 2 ऑप्शन आपके चले गए, बचे आपके पास 4 ऑप्शन, 2 3 4 5। तो यहां पर आपके पास कोई भी 4 डिजिट आ सकते हैं जिसमें 2 3 4 एंड 5 इंक्लूड होगा। अब ये प्लेस अगर फिल हो गया है, कोई भी एक नंबर यहां पर आके बैठ चुका है। अब हमारे पास टोटल 6 डिजिट थे, उन 6 में से एक यहां यूज हो चुका है, तो इसके लिए मेरे पास 5 ऑप्शंस बचे, फिर इसके लिए 4 और फिर इसके लिए 3। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा। अगर हम बात करते हैं यहां पर क्या होगा, तो यहां पर आप ये बोलेंगे सर इस प्लेस पर, क्योंकि ये आपका 5 डिजिट का नंबर बनने वाला है, तो यहां पर आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, वो 2000 से तो बड़ा ही होगा, बट यहां पर आप जीरो नहीं पुट कर सकते। तो आपके पास 0 से लेकर 5 तक 6 ऑप्शन थे, उसमें से 0 आपका एक्सक्लूड हो गया, तो बचा 5 ऑप्शन। तो इसके लिए 5 ऑप्शन हैं, 1 2 3 4 एंड 5। बट आपके पास टोटल 6 डिजिट थे, उसमें से एक कोई डिजिट यहां पर यूज हो गया होगा, तो इसके लिए फिर 5, इसके लिए फिर 4, फिर 3 और फिर 2। ये आपका यहां पर आएगा नंबर ऑफ वेज। इसी तरह से अगर मैं यहां पर बात करूं तो फिर से यहां पर लीडिंग पोजीशन पर 0 नहीं आ सकता, तो आपके पास यहां पर सिर्फ 5 ऑप्शंस हैं। टोटल 6 डिजिट थे, उसमें से एक यूज हो गया, तो अब आपके पास बचे इसके लिए 5 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन और एक ऑप्शन। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ये 5 फैक्टोरियल है जो कि आपका होता है 120, और ये इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 600। सिमिलरली ये आपका 5432 है। 1 आपको नहीं दिख रहा होगा, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अटेन करेगा, यानी कि ये भी 120 × 5 यानी कि ये 600 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ये बात करते हैं कि ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 12, 12 5 जा 60, एंड 60 × 4 करेंगे तो कितना आएगा 240। ठीक है, तो ये आपके पास 240 है, ये आपके पास 600 है, ये आपके पास 600 है, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1440। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो कितना है, 1440, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। मेरे ख्याल से अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो ये बहुत बेसिक सवाल है। इनिशियल लेवल पे जब चैप्टर शुरू करते हैं तो ये इस तरह के सवालों को डिस्कस किया जाता है। तो काफी आसान सा सवाल था, आई होप ये आपसे बनना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये भी सवाल जो है ये सिंपल एवरेज या इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर आपको सिंपल एवरेज या इक्वेशन बनाना आना चाहिए। इजी क्वेश्चन मैं मानूंगा इसको, है ना। कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखते हैं। मनु अर्न्स 4000 पर मंथ एंड वांट्स टू सेव एन एवरेज ऑफ 550 पर मंथ इन ए ईयर। तो वो 550 पर मंथ इन ए ईयर बचाना चाहता है, यानी कि 550 इंटू 12 करेंगे तो ये आएगा 6600 रुपीज। ये उसकी सेविंग्स होनी चाहिए, ऐसा वो चाहता है। और वो कमा कितना रहा है, 4000 रुपए कमा रहा है। इन दी फर्स्ट 9 मंथ हिज मंथली एक्सपेंसेस वॉज 3500, यानी कि 4000 रुपए तो उसकी इनकम है और 3500 रुपए उसका एक्सपेंस है, यानी कि वो पर मंथ कितना बचा रहा है, 500 बचा रहा है। और ऐसा
फर्स्ट 9 मंथ में हुआ, तो यहाँ पर उसकी जो सेविंग्स हुई वो 4500 हो चुकी है। अब आपको समझ में आएगा कि 6600 में से 4500 की तो सेविंग्स आपने कर ली है, तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा आपके पास 2100। अब आपको 2100 और चाहिए, बट आपके पास अब टाइम कितना बचा है, नेक्स्ट 3 मंथ्स बचे हैं। अब वो ये कह रहा है कि एंड ही फोरसीज दैट 10th मंथ ऑनवर्ड हिज मंथली एक्सपेंसेस विल इंक्रीज टू 3700। तो अभी यहाँ पर 3700 का आपका मंथली एक्सपेंस है, ठीक है। और आपको अगर 2100 चाहिए, यानी कि आपको नेक्स्ट 3 मंथ में आपको 2100 रुपए चाहिए, तो आपको 700 रुपए पर मंथ के हिसाब से सेविंग्स करनी पड़ेगी। तो अगर आपको 700 रुपए तो सेविंग्स में रखना है और 3700 आपका जो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस और सेविंग्स जोड़कर आपकी जो इनकम होनी चाहिए वो 4400 होनी चाहिए। और यही वो पूछ रहा है ना, यही वो पूछ रहा है कि हिज मंथली अर्निंग इन रुपीज फ्रॉम द 10th मंथ ऑनवर्ड शुड बी। तो वो आंसर कितना होगा आपका, ए ऑप्शन। तो काफी आसान सा सवाल था, इसमें मेरे ख्याल से एवरेज भी इतना कुछ खास नहीं लगा है, ठीक है। तो कॉमन सेंस है, आराम से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट में मैं रखूंगा, हालांकि मैं इसे इजी ही मानूंगा। फंक्शन का सवाल है, ठीक है। और कैसे करने वाले हैं ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले लेट एफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन एक्स सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का मतलब ये हो गया कि आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये कुछ ऐसा ही है कि रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है, ऐसी कुछ है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो एक्स माइनस समथिंग का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इस टाइप की कोई चीज आपकी होने वाली है। तो सबसे पहले तो हम ये कर रहे हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें ये बोला गया है कि एफ ऑफ टू रखने पे वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि टू उसका एक फैक्टर होगा, टू रखने पे वो फंक्शन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब टू उसका रूट होगा, तो हमने यहाँ लिखा कि ये एक्स माइनस टू होगा। बट यहाँ पर इस एक्स का कोई कोफिशिएंट होगा, है ना, वो प्लस माइनस वन या 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, बट वो कुछ तो होगा। अब वो क्या होगा वो पता नहीं है, तो मैंने यहाँ पर बाहर क्या लगा दिया, ए लगा दिया। तो ये आपका क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। ये आपको पहले समझना चाहिए था यहाँ पर, ठीक है। ये किसी भी हालत में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि इसमें और क्या चीजें दी गई हैं। आपको दिया गया कि एफ ऑफ फोर जो है वो 6 के बराबर है। इसका मतलब जब मैं एक्स की जगह 4 पुट करूंगा तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो 6 मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक्स की जगह 4, तो 4 माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा। 4 माइनस टू, टू का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, इज इक्वल टू 6। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 6/4 आएगी। 6/4 का मतलब है ये 3/2 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू मेरे पास 3/2 आ गई। इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमें पता चल चुका है कि पॉलिनोमियल जो है वो कैसा दिखेगा। ए की जगह 3/2 पुट करेंगे तो 3/2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस टू का स्क्वायर, ऐसा कुछ ये दिखने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है एफ ऑफ माइनस टू बताओ। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। तो अगर हम x की जगह -2 पुट कर देंगे तो ये कितना है, 3/2। ये कितना है, -2 का होल स्क्वायर। इट विल बिकम 3/2 इंटू -2 -4 का स्क्वायर होगा, वो होगा 16। 2 से कैंसिल करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा, 8 3 24। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। सिंपल सवाल था, आसान सवाल था। इजी ही कैटेगरी में, इजी की ही कैटेगरी में इसको मैं मानने वाला हूँ। बट हाँ, कुछ बच्चों के लिए ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है अगर उन्होंने पहले कभी इस तरह का सवाल नहीं किया है। ऐसा सवाल पहले भी आ चुका है, ठीक है। चल, अब यहाँ पर हम बात करते हैं। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि मिस्टर पिंटू इन्वेस्ट 1/5 ऑफ हिज कैपिटल एट 6%, 1/3 एट 10% एंड रिमेनिंग एट 1% ईच, रेट बीइंग सिंपल इंटरेस्ट। तो पहली बात तो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल जैसा दिख रहा है, बट एक्चुअली में इक्वेशन ही बनानी है आपको, ठीक है। और सिंपल परसेंटेज का एप्लीकेशन आप मान सकते हो। इजी सवाल है, इजी के कैटेगरी में मैं रखूंगा, डुएबल सवाल है। तो मिस्टर पिंटू इन्वेस्ट 1/5, तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है, 1/5 है, ऑफ हिज कैपिटल एट 6%, 1/3 एट 10% एंड रिमेनिंग एट 1%। तो सबसे पहले 1/5 और 1/3 की वजह से, 1/5 एंड 1/3 की वजह से मैंने जो प्रिंसिपल मान लिया, जो मैंने सम मान लिया, वो 5 और 3 का मल्टीपल यानी कि 15। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास 1500 रुपीज है। तो इस 1500 का मैंने 1/5 यानी कि 500, फिर इसका 1/3 यानी कि 1/5 यानी कि 300, ठीक है, 1/3 यानी कि 500, और 5 और 3 कितना हो गया, 800। तो बचा कितना, 700। तो ये मेरा रिमेनिंग हो गया।
ये जो फर्स्ट वाला पार्ट था इसको 6% पर मैंने दिया, तो इस पे 6% के हिसाब से मेरा 18 रुपए इंटरेस्ट बनेगा। नेक्स्ट वाले पे मैंने 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कमाया तो मेरा 50 रुपीज बनेगा, और यहाँ पर मैंने 1% के हिसाब से कमाया तो यहाँ पर मेरा 7 रुपए बनेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो 75 आ रही है, तो मेरा जो इंटरेस्ट बना वो 75 रुपीज बना। बट यहाँ पर बोल क्या रहा है, आपसे बोला देन द मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स रिक्वायर्ड फॉर द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट टू इक्वल और एक्सीड हिज इनिशियल कैपिटल। वो क्या है 1500, यानी कि 75 75 75 75 करते 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 आपका जो इंटरेस्ट है वो कब आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर या उससे ज्यादा हो जाएगा, कितने मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स में। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर 1500 तक मुझे पहुंचना है और 75 75 मुझे हर बार मिलने वाला है, तो ये आपका 20 टाइम्स हो रहा है, 20 टाइम्स हो रहा है। तो जो मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स है वो कितना है, 20 ईयर्स होगा। मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स कितना होना है, 20 ईयर्स होगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है, 20 ईयर्स। तो इजी सवाल था, आई होप ये आपसे बनना चाहिए था। ठीक है, अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक फंक्शन का सवाल आया, मैं इसको वैसे तो इजी टू मॉडरेट ही बोलूंगा, आप बोलोगे सर आप तो हर क्वेश्चन को इजी बोल रहे हो, बट एक्चुअली में ये इजी ही सवाल है, बट फिर भी मैंने कुछ बच्चों के हिसाब से इसको मॉडरेट पे रखा है। सपोज फॉर ऑल इंटीजर x देयर आर टू फंक्शंस f and g such that f of x plus f of x minus 1 minus 1 is equal to 0 and g of x is equal to x square. If f of x square minus x is equal to 5, then the value of the sum f of g5 plus g of f5 की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पहले ये समझना है कि आपको निकालना क्या है। आपको निकालना है f of g5 प्लस g of f5, ठीक है ना, ये आपको निकालना है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। आपके पास में एक चीज दी गई है f ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने उसको उस तरफ भेजा तो हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ x माइनस 1। ये एक चीज आपको दी गई है। दूसरी चीज आपको दी गई है g ऑफ x इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। और तीसरी चीज आपको दी गई है कि f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो है वो आपका 5 के बराबर है। ये आपको कुछ चीजें बोली गई हैं। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे f ऑफ 5 चाहिए, g ऑफ 5 चाहिए। तो g ऑफ 5 तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। g ऑफ 5 कितना होगा, तो g ऑफ 5 तो होगा सर 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो इसका मतलब ये हो गया f ऑफ 25 प्लस यहां पर क्या लिखा है, g ऑफ f ऑफ 5। ठीक है, अच्छा अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि यार एक चीज बताओ, मेरे पास में अगर मैं यहां पर एफ ऑफ 1 2 3 निकालने की कोशिश करूं, क्योंकि मुझे एफ ऑफ 5 चाहिए, एफ ऑफ 25 चाहिए, तो कैसे निकालूंगा। तो मैंने बोला कि अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ 0, बट एफ ऑफ 0 तो मेरे पास है नहीं। तो मैं बोलता हूं यार ये तो दिया है ना मेरे पास, अगर मैं यहां पर x की जगह 0 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो एफ ऑफ 0 मेरे पास 5 आ चुका है। ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। तो एफ ऑफ 0 अगर 5 आ गया तो आप यहां पर बोल सकते हो कि एफ ऑफ 1 जो होगा वो 1 माइनस 5 यानी कि -4 होगा। तो आपके पास में f ऑफ 1 कितना आ गया, -4 आ गया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं x की जगह 2 रखता हूं तो x की जगह 2 रखने पे यहां पर कितना हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ 1, और f ऑफ 1 जो है वो -4 है तो ये 1 प्लस 4 हो जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 5। ठीक है, f ऑफ 3 एक बार निकाल के देखते हैं। f ऑफ 3 कितना होगा, आप बोलोगे 1 माइनस एफ ऑफ 2 और आप लिखोगे 1 माइनस 5, तो ये कितना आएगा -4। अच्छा एक बार और निकाल के देखते हैं। एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 कितना होगा 1 माइनस एफ ऑफ 3, और एफ ऑफ 3 कितना है -4, तो 1 प्लस 4, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 5। अच्छा एक बार एफ ऑफ 5 निकाल के देख ही लेते हैं, वैसे तो पैटर्न समझ में आ गया होगा। ये एफ ऑफ 4 है और एफ ऑफ 4 आपके पास 5 है, तो ये 1 माइनस 5 हो गया, ये -4 हो गया। तो आपको ये समझ में आया कि यार ये ऑल्टरनेट जो है ना आपका बार बार क्या आ रहा है 5 -4 5 -4 ऐसा कुछ आ रहा है। बट ये कब कब आ रहा है, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो समझ में आएगा कि जब इवन इनपुट है हमारा तो आपको क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, और जब ऑड इनपुट है, और जब ऑड इनपुट है तो आपको क्या मिल रहा है, आपको -4 मिल रहा है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा तो अभी हमको ये समझ में आ रहा है कि एफ ऑफ 25 में 25 क्या है। सर 25 तो एक ऑड है, ऑड नंबर है, तो ऑड पे मुझे क्या मिल रहा है -4 मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू -4 आ गई। ठीक है, अब एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 भी तो ऑड ही है, हालांकि हम तो निकाल भी चुके हैं उसकी वैल्यू, बट एफ ऑफ 5 भी तो ऑड ही है ऑन इनपुट, तो ये भी कितना होगा, ये होगा आपका g ऑफ -4।
अब g ऑफ -4 के लिए हम फिर से इसके पास आ जाएंगे। तो जब हम g ऑफ -4 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, तो इट विल बिकम 16। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस 16, सॉल्व करने पे कितना आएगा, 12। तो आप देखिए फंक्शन का जो भी सवाल अभी पिछले कुछ सालों से कैट में पूछा जा रहा है वो फंक्शनल इक्वेशन के नाम से कैटेगराइज है, और इसमें एक्चुअली में कुछ भी नहीं है, आपके पास फंक्शन कुछ भी बना के दिया जा सकता है, आप इसकी कितनी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पेपर में जाके कुछ ना कुछ नया देखने को मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करते समय ये सोचना है कि यार मेरे अंदर ये एबिलिटी आनी चाहिए कि मैं फंक्शन को एज ए ऑपरेटर कैसे यूज कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने सवाल में दिए गए डेटा को यूज करके रिक्वायर्ड आउटपुट तक जा सकता हूं। तो आपको बस ऐसा सोचना है कि कैसे इस फंक्शन को हम यूज करें। ठीक है, तो आपको बस वैल्यू सोचनी है कि क्या वैल्यू पुट करनी है जिससे मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ सकता है, डिजायर्ड आंसर आ सकता है। ठीक है, चलो, तो अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, टू शिप्स मीट मिड ओशन एंड देन वन शिप गोज साउथ एंड अदर शिप गोज वेस्ट। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये साउथ है और ये आपका वेस्ट है। ठीक है, ऐसा कुछ ये बोल रहे हैं, तो ये आपका वेस्ट है और ये आपका साउथ है। ठीक है, तो टू शिप्स मीट मिड ओशन एंड देन वन शिप गोज साउथ एंड द अदर शिप गोज वेस्ट, बोथ ट्रेवलिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड्स, 2 hours लेटर दे आर 60 किलोमीटर अपार्ट। यानी कि यहां से इन्होंने स्टार्ट किया था, ध्यान से देखेंगे, यहां से इन्होंने स्टार्ट किया था, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, और 2 घंटे बाद इनके बीच की जो दूरी है वो 60 किलोमीटर हो चुकी है, ऐसा हमें कहा गया है। if the speed of one of the ship is 6 किलोमीटर per hour more than the other, तो यहां पर ये बोल सकते हैं कि इस तरफ जो जा रही है शिप उसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो इधर जो शिप जा रही है उसकी जो स्पीड हम मान लेते हैं वो x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। ठीक है, और इसने भी 2 hours ट्रेवल किया है, इसने भी 2 hours ट्रेवल किया है, तो हम ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 12, और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2x। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको, तो हम ये बोल सकते हैं कि 2x का जो स्क्वायर है एंड 2x प्लस 12 का जो स्क्वायर है वो आपका 60 का स्क्वायर यानी कि 3600 के बराबर आएगा। आपको यहाँ पर निकालना क्या है, आपको निकालना है कि देन द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द स्लोअर शिप। तो आपको मालूम है कि इसकी स्पीड x थी और इसकी स्पीड x प्लस 6 थी, तो स्लोअर वाला जो है वो ये है और स्लोअर वाले की जो स्पीड है वो x है, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो बाय सॉल्विंग वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू 18। तो आपका जो सही जवाब आएगा वो कितना आएगा, 18। ठीक है, सिंपल है, इतना आप कर सकते हो, टाइम बचाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल आ गया, 5 स्टूडेंट। ये काफी अच्छा सवाल, तो ये जो सवाल था ये सवाल मैं इजी की कैटेगरी में रखूंगा, आराम से आप कर सकते थे। पाइथागोरस थ्योरम आपको लगाना है, सिंपल, आपको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर आना चाहिए, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बचपन से हम ये करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि 5 स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग अमित appear for an examination in which possible marks are integer between 0 and 50 both inclusive। तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट है, उसके अंदर अमित भी है, वो एक एग्जामिनेशन देते हैं और उनको जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो 0 से लेकर 50 तक मिल सकते हैं, इंक्लूडिंग 0 एंड 50। द एवरेज मार्क्स फॉर ऑल दी स्टूडेंट इज 38। तो एवरेज मार्क्स जो है वो 38 है। तो यहां से ये समझ में आ गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है और एवरेज 38 है, यानी कि इनका जो टोटल होगा वो कितना होगा, ये 150 होगा और ये 40 होगा, यानी कि 190 होगा। तो इन पांचों का जो टोटल है वो 190 है। आगे क्या बोल रहा है, एंड एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट्स गॉट मोर देन 32। तो जो 3 स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो 3 स्टूडेंट्स हैं उनको जो मार्क्स मिले हैं वो ग्रेटर देन 32 मिला है, यानी कि किसी को भी 32 या 32 से कम नहीं मिला, 32 से ज्यादा ही मिला है। अब 32 से ज्यादा तो 33, 34, 35 कहां तक जा सकता है, 50 तक जा सकता है, क्योंकि 0 से लेकर 50 तक ही अलाउड है। ठीक है, अच्छा, अब बोल रहा है इफ नो टू स्टूडेंट्स गॉट द सेम मार्क्स, यानी कि किसी को भी सेम मार्क्स नहीं मिले, सबके अलग अलग मार्क्स हैं, एंड अमित गॉट द लीस्ट मार्क्स अमंग द 5 स्टूडेंट्स, यानी कि अमित को जो मिला है वो सबसे लीस्ट मार्क मिला है उन पांचों में। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि आपको अमित को जब भी मार्क अलॉट करना है तो वो पांचों के मुकाबले, बाकी 4 के मुकाबले उसके मार्क्स हमेशा क्या होने चाहिए, लीस्ट होने चाहिए। ठीक है, अब आपसे बोले देन द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉसिबल मार्क्स ऑफ अमित।
तो रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड है कि अमित की हाईएस्ट और अमित की लोवेस्ट मार्क्स के बीच का आपको क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये सोचते हैं कि जो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं जिनको 32 से ज्यादा मिले हैं, उसमें से ये फोर्थ वाला है और ये हमारा अमित है। अमित को जो है नंबर जो मिले हैं वो क्या मिले हैं? सबसे कम मिले हैं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इन तीनों बच्चों को 32 से ज्यादा मिले हैं तो इस बच्चे को क्या 32 मिल सकता है? और अगर इस बच्चे को 32 मिल सकता है और सबको अलग अलग नंबर मिले हैं और अमित को सबसे लोवेस्ट मिले हैं, तो अमित को मैं मान लेता हूं इस केस में कि 31 मिला होगा। इस 31 को जो मैंने अज्यूम किया है ये अमित का मैक्सिमम मार्क है। अमित को 31 से ज्यादा नहीं मिल सकता, क्योंकि 31 से ज्यादा 32 है और 32 से ज्यादा इन तीनों के मार्क्स हैं। सिर्फ और सिर्फ इन तीनों के मार्क्स ही हैं 32 से ज्यादा, ऐसा कंडीशन दिया गया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अमित के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, अमित का जो मैक्सिमम या हाईएस्ट मार्क है वो कितना है? वो आपका 31 है। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी 31 आ चुकी है। अब आपको ये समझना है कि अगर मैं ये मान के चलता हूं कि मुझे अमित को लोवेस्ट मार्क्स देने हैं, अमित को मुझे क्या देने हैं? लोवेस्ट मार्क्स देने हैं, तो मुझे इन तीनों के जो मार्क्स हैं वो क्या करने पड़ेंगे? मैक्सिमाइज करने पड़ेंगे। ठीक है ना? क्योंकि इन तीनों को 32 से ज्यादा मिले। अब 32 से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, तो कितना ज्यादा हो सकता है? मैंने कहा सर सबसे ज्यादा तो 50 हो सकता है। तो अगर मैंने इसको बोला कि इसको 50 मिला है तो मैं तीनों को 50 दे सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि तीनों को तो अलग अलग मार्क्स मिले, ये भी बोला गया है। तो अगर इसको 50 दिया तो इसको 49 और इसको 48 दे देते हैं। बट ये जो चौथा वाला है इसको तो 32 से कम ही मिले, बट 32 से कम मिले हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? मतलब इन तीनों को 32 से ज्यादा मिले थे, तो ये जो बच्चा होगा क्या इसको 32 मिल सकते हैं? हाँ सर, इसको 32 मिल सकते हैं। 32 से ज्यादा नहीं मिल सकता, तो इसको हमने 32 दे दिया। क्योंकि अगर इन तीनों को 32 से ज्यादा मिल रहे हैं तो बाकी दो को 32 से कम मिलने चाहिए, उसमें मैक्सिमम हम इसको देने की कोशिश करेंगे ताकि ये मिनिमम हो जाए। तो उस केस में इसको क्या दे देंगे? अपन 32 दे देंगे। अच्छा, तो अगर आप इन तीनों का या इन चारों का टोटल करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? ये आपको मिलने वाला है 9, है ना? 8 और 2 10 और 9 19 हो गया, 9 लिखा, 1 बचा, 4 4 8 3 11 और 5 कितना हो गया? 16, तो ये हो गया 17। तो ये 179 हो गया। अब ये 179 हो गया और एक्चुअली में आपका जो टोटल मार्क्स है पांचों का वो कितना है? 190 है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस केस में जो लोवेस्ट मार्क्स अमित अचीव कर सकता है वो 11 कर सकता है। तो अमित की हाईएस्ट मार्क्स कितने? 31 और लोवेस्ट मार्क्स कितने? 11। तो इसका जो डिफरेंस है वो है आपका 20 और यही आपका सवाल था। इस क्वेश्चन को मैं फिर भी मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा, बट एक्चुअली में अगर आप कैट की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले कुछ सालों के पेपर को अगर आपने किया होगा, है ना, अगर आप 2017 से भी पेपर उठाते हैं तो भी आपको इस तरह के बहुत सारे सवाल देखने को मिले होंगे जिसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस, है ना, या ए प्लस बी की मैक्स वैल्यू, ए माइनस बी की मैक्स वैल्यू, ये सब पूछी गई है। तो आप ये सब तरीकों से मतलब वाकिफ होंगे, आपको पता होगा कि यार इस तरह के सवाल तो आते रहते हैं, है ना? तो ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी सवाल मैं इजी टू मॉडरेट में ही रखूंगा। सिंपल सवाल है, कैसे करना है ध्यान से देखिए। वन डे on day one there are 100 particles in a laboratory experiment. Okay, एक लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहा है और डे वन पे हमारे पास 100 पार्टिकल्स हैं। ऑन डे n, अब n नहीं पता, ऑन डे n वेर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो ये तो हमें पता है कि n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। ठीक है, वन आउट ऑफ एवरी n particles produces another particles if the total number of particles in the lab experiment increases to 1000 on day m। तो डे एम पर वो इंक्रीज होकर, अभी कितने हैं? अभी 100 है। डे एम पर इंक्रीज होकर वो 1000 हो जाएंगे। देन एम की वैल्यू बताओ, यानी कि किस दिन ये आपका जो वैल्यू है 100 पार्टिकल्स जो है वो 1000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि आपका डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, डे 4 है, ऐसे अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो डे 1 पे तो आपके पास 100 पार्टिकल्स हैं। अब इस लाइन को पढ़ते हैं, यहां पर क्या लिख रहा है? ऑन डे 2, ध्यान से देखना, ऑन डे 2, on day 2 n greater than or equal to 2, वन आउट ऑफ एवरी n, वन आउट ऑफ एवरी n को मैंने क्या मान लिया? 2। अब इसको पढ़ने का तरीका है कि ऑन डे 2, अगर मैं दूसरे दिन की बात कर रहा हूं तो ऑन डे 2 वन आउट ऑफ एवरी 2 पार्टिकल प्रोड्यूसेस अनदर पार्टिकल। तो यानी कि दूसरे दिन तक होते होते आपके पास कितने पार्टिकल्स थे? 100। तो 100 में से उसके आधे,
यहां पर ये प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, ठीक है। फिर से देखते हैं, अगर हमें बोला ऑन डे 3, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1/3। तो 1/3 का मतलब ये है कि तीसरे दिन होते होते तक आपके पास 150 पार्टिकल्स हैं। तो 1/3 ऑफ दिस कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अच्छा, ठीक है ठीक है। फोर्थ डे, अगर मैं यहां पर n को 4 मानूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 यानी कि चौथे दिन इन सबका जो टोटल होगा वो 200, यानी कि 1/4 ऑफ 200, यानी कि फिर से 50 आर्टिकल्स, यानी कि 50 पार्टिकल्स, यानी कि ये हर बार ना 50-50 से इंक्रीज हो रहा है। ये हर बार जो है 50-50 से इंक्रीज हो रहा है। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1000 पार्टिकल्स, जिसमें से ऑलरेडी 100 जो थे वो डे 1 पे थे। तो बचे कितने, 900 पार्टिकल्स। और ये 900 पार्टिकल्स 50-50-50 करके इंक्रीज होंगे। तो अगर मैं इसको 50 से डिवाइड करता हूं तो 18 दिन और लगेंगे। 18 दिन और लगेंगे मतलब यहां से 18 दिन और लगेंगे, तो 18 प्लस 1 कितना हो गया, 19वां दिन। ये जो 19वां दिन है यही हमारा एम डे है, जब हमारे पास 1000 पार्टिकल्स हो जाएंगे। और वही वो पूछ रहा था कि एम की वैल्यू कितनी है, तो एम की वैल्यू जो है वो कितनी है, 19 है। कई बच्चे इसमें 18 पे टिक लगा सकते हैं, 18 नहीं है, इसका आंसर 19 है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है, इजी सवाल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहां पर बोल रहा है कि फॉर सम नेचुरल नंबर n अज्यूम दैट 15,000 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय n फैक्टोरियल फैक्टोरियल, द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज। तो आपको बस ये समझना है कि 15,000 फैक्टोरियल को हमें n फैक्टोरियल फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, और ये डिवाइड हो जाए, ऐसी कोई n की वैल्यू चूज करनी है जिससे कि डिवाइड हो जाए। तो यहां पर n की कौन सी वैल्यू पूछी है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू। इस पूरे ऑप्शन में 7 ही है जो सबसे लार्जेस्ट है। तो एक बार उसी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि इस सवाल को ऑप्शन से करना ज्यादा आसान पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ पर 7 फैक्टोरियल रखा तो आप ध्यान से देखिए 7 फैक्टोरियल होता क्या है। तो 7 फैक्टोरियल जो होता है वो 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल होता है, या 7 इंटू ये 120 × 6, यानी कि कितना होगा, 720 होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5040। तो एक्चुअली में ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 15,000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5040 फैक्टोरियल। अब आप ये सोचिए, क्या ये 15,000 फैक्टोरियल 5040 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। हाँ, अब ये कुछ ऐसा ही है कि क्या 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। हाँ, क्योंकि 3 फैक्टोरियल के अंदर 2 फैक्टोरियल आता है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 × 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि नीचे कोई नंबर नहीं बचेगा, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5040 फैक्टोरियल इसके अंदर लाई करेगा। हाँ, लाई करेगा, है ना, क्योंकि 15,000 है, फिर एक एक कम करते करते 5040 फैक्टोरियल भी इसके अंदर आएगा। इसका मतलब ये नंबर ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली। तो इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो कितनी थी, वो 7 थी। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर इसमें अगर ऑप्शन 8 भी होता, 9 भी होता, तो फिर कैसे आप चूज करते। मान लीजिए यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू 7 दी होती और 7 8 9 10 ऐसा दिया होता, तो फिर क्या करते। तो आप खुद सोचिए कि अगर मैं 8 फैक्टोरियल की बात करूं तो 8 फैक्टोरियल कितना होगा, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो ये 8 इंटू 5040 होगा, यानी कि ये 4320 होगा। अब आप खुद सोचिए कि 15,000 फैक्टोरियल को क्या 4320 फैक्टोरियल डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब 8 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई आंसर हमारा हो ही नहीं सकता, अगर हमारे पास 15,000 फैक्टोरियल एज ए न्यूमरेटर हमें दिया गया है तो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इजी सवाल है, इजी की कैटेगरी में रखूंगा, है ना। द एवरेज ऑफ नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ n नंबर्स a1 a2 से लेकर an इज 300। इफ a1 इज रिप्लेस्ड बाय 6a1, द न्यू एवरेज बिकम 400, देन नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a1 इज। काफी अच्छा सवाल है, तो इससे मैं थोड़ा सा ट्रिकी बोल सकता हूं कुछ बच्चों के लिए, बट फिर भी ये मॉडरेट की कैटेगरी में लाई करेगा, है ना। एवरेज का सवाल है, सिंपल एवरेज का सवाल है। तो यहां पर क्या करना है, एवरेज ऑफ नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब ये नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि आपका a1 a2 से लेकर आप an तक जा रहे हैं, तो इसमें a1 a2 और an में जो रिलेशन होगा वो कुछ ऐसा रिलेशन होगा, वो कुछ ऐसा रिलेशन होगा। वो कुछ ऐसा रिलेशन का मतलब क्या है, फिर से मैं यहां लिख देता हूं कि यहाँ पर a1 a2 a3 से लेकर ये an चला गया, तो इनके बीच में कुछ ऐसा रिलेशन होगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये कि a1 a2 बराबर भी हो सकते हैं, यानी a1 a2 a3 ये सब बराबर भी हो सकते हैं, या a1 से बड़ा होगा a2 a2 से बड़ा होगा a3 a3 से बड़ा होगा a4, ऐसा भी हो सकता है।
तो इनके बीच में कुछ इस तरह का रिलेशन बनने वाला है कि A1 A2 से लेस देन और इक्वल टू हो सकता है। अब ये बोल रहा है कि एवरेज ऑफ नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ n नंबर इज 300। तो आप ये बोल सकते हो कि A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अगर मैं AN तक चला जाऊं तो यहां पर आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर एक कैपिटल एन लिख लेते हैं, AN तक चला जाऊं तो यहां पर क्या हो जाएगा 300 इंटू एन, है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनको एवरेज करेंगे तो सम आ जाएगा। ये आ गया। अब वो बोल रहा है अगर मैं A1 को रिप्लेस कर दूं 6A1 से, अगर मैं A1 को रिप्लेस कर दूं 6A1 से, यानी कि बाकी सब तो रहेंगे वही के वही, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतने ही रहने वाले हैं। तो एवरेज क्या आएगा 400 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 400n। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूं तो ये जो A2 से लेकर AN है ये तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना, 6 में से 1 गया तो 5A1। तो 5A1 आपके पास कितना आ जाएगा, 100n आ जाएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि जो A1 आएगा वो 20n आएगा, A1 जो आएगा वो कितना आएगा, वो 20n आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई, क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये समझना है कि अगर A1 हमारे पास 20n है तो n की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं। तो अगर मैंने n की वैल्यू 1 ले ली तो A1 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब A1 की वैल्यू 20 आ रही है कब, जब मैंने n को 1 ले लिया। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर मेरे पास एक ही ऑब्जर्वेशन है और वो 20 है तो उसका एवरेज 300 कैसे आ सकता है, तो मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अगर मैंने n की वैल्यू 2 ले ली तो फिर उस केस में A1 कितना आएगा, ये आएगा 40। यानी कि यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन होंगे, ठीक है, दो ऑब्जर्वेशन होंगे, उसमें से एक 40 है तो दूसरा कितना होगा, दूसरा होगा आपका 560। क्यों सर 560 क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों का एवरेज 300 है तो सम कितना होगा, 600 होगा, सम 600 होगा, है ना। अच्छा, तो ये दूसरा नंबर जो होगा वो 40 से बड़ा है। हाँ, क्या वो हो सकता था 40 से बड़ा, हाँ हो सकता था, कंडीशन है, ले सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मेरे को ये चलेगा, मतलब n की वैल्यू 2 चलेगी मेरे को। अगर मैं n की वैल्यू 3 ले लूं, ध्यान से देखना, तो A1 कितना आएगा, A1 आएगा आपके पास 60। अगर A1 60 आएगा तो मेरे पास तीन टर्म्स होंगे और इन तीन टर्म्स का जो सम होना चाहिए वो 3 इंटू 300 900 होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर इन दोनों को कुछ अलग अलग वैल्यूज होनी पड़ेगी और वो चलेगा मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि n किलो 3 भी चलेगी, यानी इन तीन टर्म्स का जो एवरेज है वो 300 आ सकता है, इन दो टर्म्स का जो एवरेज है वो 300 आ सकता है, ऐसी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अच्छा, तो ऐसे करते 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 अगर मैं n की वैल्यू 15 ले लूं तो यहां से A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 20, यानी कि हो जाएगा आपका 300। तो यानी कि यहाँ पर 15 टर्म्स होंगे और ये पहला टर्म आपका जो है 300, यानी कि इसके अलावा बाकी जो 14 टर्म्स होंगे वो क्या हो सकते हैं सर, वो सारे के सारे 300 हो सकते हैं सर, वो सारे के सारे क्या हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं सर। वो सारे के सारे अगर 300 होंगे तो एवरेज 300 आ जाएगा क्या, हाँ आ जाएगा, ठीक है सर। इसका मतलब ये हुआ कि मैं n की वैल्यू 2 से लेकर n की वैल्यू 15 तक ले सकता हूं, और अगर मैं n की वैल्यू 2 से लेकर 15 तक ले रहा हूं तो A1 की भी 14 ऐसी अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। तो वो वही पूछ रहा था, देन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ A1। तो A1 की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, 40 हो सकता है, 60 हो सकता है, 300 हो सकता है, इसके बीच में कोई वैल्यू हो सकती है। और ये कितनी वैल्यूज हैं, 2 से लेकर 15 तक मैंने लिया है n की वैल्यू, यानी कि 14 वैल्यूज हैं। तो 14 पॉसिबल वैल्यूज होंगी। ये सवाल थोड़ा सा मतलब सोचने वाला सवाल है, और मैंने अभी तक जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि कैट में एवरेज का सवाल बहुत अच्छा आता है ना। एवरेज का हर साल कोई सवाल जो आता है ना वो थोड़ा सा अच्छा आता है, अदर देन दूसरे चैप्टर से अगर हम कंपेयर करें तो। ये सवाल आ गया, बड़ा बढ़िया सवाल है। देयर आर टू कंटेनर्स ऑफ द सेम वॉल्यूम, दो कंटेनर है उनका वॉल्यूम सेम है, ठीक है। फर्स्ट कंटेनर हाफ फिल्ड विद शुगर सिरप एंड द सेकंड कंटेनर हाफ फिल्ड विद मिल्क। तो दो कंटेनर है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों हाफ फिल्ड है, एक में शुगर सिरप है और एक में मिल्क है। अच्छा, हाफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर इज ट्रांसफर टू द सेकंड कंटेनर। पहले वाले का आधा क्वांटिटी हमने दूसरे वाले पे डाल दिया, एंड देन हाफ ऑफ दिस मिक्सचर, यानी कि दूसरे वाला का, क्योंकि दूसरे वाले में सिर्फ मिल्क था, अब उसमें सिरप डल गया तो वो मिक्सचर बन गया। तो एंड देन हाफ ऑफ दिस मिक्सचर इज ट्रांसफर्ड बैक टू द फर्स्ट कंटेनर। तो पहले क्या हुआ कि पहले फर्स्ट कंटेनर का आधा सेकंड कंटेनर में डाला, फिर सेकंड कंटेनर का आधा फर्स्ट कंटेनर में डाला, और फिर फर्स्ट कंटेनर का आधा सेकंड कंटेनर में डाला, और फिर पूछा कि सेकंड कंटेनर में मिल्क और शुगर सिरप का रेशियो कितना होगा। तो ये आपको यहाँ पर पूरा कहानी बोलेगी। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट कंटेनर ट्रांसफर्ड बैक टू द सेकंड कंटेनर, देन द रेशियो ऑफ sugar syrup and milk in the second container is।
तो क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। बहुत ही सिंपल सा अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ। आपके पास में ये कंटेनर, ये हाफ फिल्ड है, ठीक है, इसमें आपका शुगर सिरप है, और यहाँ पर आपका ये हाफ फिल्ड है, इसमें आपका मिल्क है, ठीक है। अभी यहाँ पर हाफ कितनी बार बोला है, हाफ यहाँ पर 3 बार बोला है ना। तो 2 की पावर 3 8 हो गया है, तो हमें जो भी नंबर सोचना है वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो 80 लीटर है। मैंने मान लिया कि वो 80 लीटर है, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। सेम क्वांटिटी है, सेम वॉल्यूम, ऐसा बोला गया था। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से इसका हाफ इधर चला जाएगा। तो जब इसका हाफ इधर चला जाएगा तो यहाँ पर जो शुगर सिरप है वो कितना बचेगा, वो बचेगा 40, और यहाँ पर जो मिल्क है वो आपका 80 है, और जो शुगर सिरप है वो आपका कितना है, 40। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये पहला ट्रांजेक्शन हो चुका है। अब पहले ट्रांजेक्शन के बाद में ध्यान से देखना, पहले ट्रांजेक्शन के बाद में क्या होगा। तो पहले ट्रांजेक्शन के बाद में ये होगा कि अब यहां से यहां आने वाला है। तो जब यहां से यहां आने वाला है तो यहां पर अब मिल्क भी हो जाएगा, और शुगर सिरप तो पहले से था ही, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, यहां से क्या होगा, अब यहां से जब इधर जाएंगे अपन, ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया, अब दूसरा ट्रांजेक्शन हो रहा है। ये क्या करेगा, हाफ ऑफ द क्वांटिटी करेगा, हाफ ऑफ द क्वांटिटी करेगा, तो दोनों का हाफ ऑफ इधर जाएगा, तो दोनों का हाफ ऑफ इधर जाएगा, यानी कि -40 होगा और -20 होगा। तो इधर जो बचेगा वो बचेगा आपके पास 40, और इधर जो बचेगा वो बचेगा आपके पास 20। बट ये 40 और 20 इधर आएगा, तो यानी कि ये जो होगा ये आपका 40 हो जाएगा, और ये आपका 40 + 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना, 40, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस हम दे दें, है ना। ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपका 60। ये कोई दिक्कत, ये कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? ठीक है। अच्छा, तो पहला ट्रांजेक्शन हुआ, दूसरा ट्रांजेक्शन भी होगा, अब तीसरा ट्रांजेक्शन होने वाला है। अब तीसरा ट्रांजेक्शन जब होगा तो क्या होगा, इसका हाफ उसमें जाएगा, जब इसका हाफ उसमें जाएगा तो इसमें से क्या हो जाएगा, इसका हाफ 20 और इसका हाफ 30 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा आपके पास 20 और यहाँ पर बचेगा आपके पास 30। बट एक्चुअली में इसका हाफ जब इधर जाएगा तो इसके पास यहाँ 20 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 60, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 50। बट अब देखना, गलती मत करना, गलती मत करना, आराम से करना। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा रेशियो ऑफ शुगर एंड मिल्क इन दी सेकंड कंटेनर। तो सेकंड कंटेनर में शुगर और मिल्क का रेशियो पूछा है। तो शुगर आपके पास यहाँ पर 50 है, और मिल्क आपके पास यहाँ पर 60 है। तो इसका जो रेशियो आएगा फाइनली वो आएगा 5:6। तो आपका जो आंसर आने वाला है वो फर्स्ट ऑप्शन आने वाला है। यहाँ पर 6:5 भी दिया है ऑप्शन में, ध्यान से देखना। शुगर और मिल्क का रेशियो पूछा है, मिल्क और शुगर का रेशियो नहीं पूछा है। तो ये गलतियां हो जाती है कि आपने बहुत अच्छे से आराम से ये सवाल पूरा सही से कर दिया और फिर गलत ऑप्शन टिक लगा दिया जल्दीबाजी में, तो ऐसा मत करें, ठीक है। चलिए, अब आपसे बोल रहा है, ये बड़ा अच्छा सवाल लगा है, तो इजी ही, बट फिर भी मैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो इसको मैं मॉडरेट की कैटेगरी में रखूंगा। एपीजीपी का बहुत ही सिंपल सा सवाल है, और यहाँ पर आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो जैसे अगर आपको पता है कि 1 + 2 + 3 से लेकर अगर मैं n तक चला जाऊं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, समेशन n, और इसी को हम लिखते हैं n+1/2। अगर मैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते अगर मैं n के स्क्वायर तक चला जाऊं तो ये कहलाता है समेशन ऑफ n स्क्वायर, और ये होता है n+1 टू n+1 अपॉन कितना, 6। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था, बस इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसने क्या किया, हम लोग जिसको सम ऑफ एन टर्म्स होते हैं ना, इसने इसको an बोल दिया, तो कंफ्यूजन थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ गया, और ये 2 बार ऑपरेट होगा। कैसे करना है ध्यान से देखते हैं। ये जो है ये एक्चुअली में an ऐसे लिखा हुआ है ना। तो लिखा है कंसिडर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3 7 11 एंड इट गोज अप टू समथिंग, एंड लेट an डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। n टर्म्स, तो यहाँ पर सबसे पहले समझो कि ये 3 लिखा है, ये 7 लिखा है, ये 11 लिखा है, और ये n टर्म्स है इसके अंदर, n टर्म्स है इसके अंदर। तो इसका अगर मैं जनरल टर्म निकालूं तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर a+n-1d। तो फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म आपका 3 है, प्लस n पता नहीं, n-1d, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 4 है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो जनरल टर्म आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है, 4n
3 माइनस 4 ये -1 हो जाएगा, तो ये आपका जनरल टर्म आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, लेट ए एन डिनोट द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो जिसका जनरल टर्म ये है, तो आपको मालूम है कि आपका जो ए एन है वो एक्चुअली में क्या है, वो समेशन ऑफ टी एन है। समेशन ऑफ टी एन है, इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ 4n-1 है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आप 4 को बाहर रखेंगे तो हो जाएगा समेशन n, -1 को आप n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा n, 1 + 1 + 1। अगर आप 1 को 2 बार ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 × 2 2 आएगा। 1 को 3 बार ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 × 3 3 आएगा। 1 को 10 बार ऐड करोगे तो 1 × 10 10 आएगा। उसी तरह से n टाइम्स ऐड करोगे तो 1 × n n आ जाएगा। तो ये आपका ऐसा कुछ हो गया। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये एक्चुअली में क्या है, ये आपका n है, ये आपका n+1 है अपॉन 2 -n। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2n², ठीक है, 2n² + 2n -n। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 2n² + n। ये आपको मिल जाएगा an। ये आपको क्या मिल जाएगा, an। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको यहां पर चाहिए an का समेशन। तो an का समेशन क्या है, तो एक्चुअली में समेशन ऑफ an का मतलब है समेशन ऑफ दिस। समेशन ऑफ दिस यानी कि 2n² + n का समेशन। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ n² + समेशन ऑफ n। तो यहां पर हो जाएगा ट्वाइस, ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा n+1, ये हो जाएगा 2n+1 अपॉन 6 प्लस समेशन n। समेशन n कितना होगा, n+1 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा आपके पास समेशन ऑफ an। अब यहां पर आपको चाहिए 1 से लेकर 25 तक। तो 1 से लेकर 25 का मतलब क्या हो गया, 1 से लेकर 25 का मतलब ये हो गया कि आपको बस n की जगह क्या करना है, n की जगह 25 पुट करना है। n की जगह क्या पुट करना है, 25 पुट करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, n की जगह 25। तो ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा आपके पास 25, ये हो जाएगा आपके पास 26, ये हो जाएगा आपके पास 51, ये हो जाएगा आपके पास 25, 26 अपॉन 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा। बट आपको 1/25 से डिवाइड भी करना है। तो अगर आप 1/25 से इसको डिवाइड कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, समेशन n = 1 से 25 an। तो एक्चुअली में आपने किया क्या, मैं आपको बता देता हूँ, आपने एक्चुअली में किया क्या, आपने ये वाला जो 25 है और ये वाला जो 25 है ये कॉमन निकाल के इसके नीचे भेज दिया। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा आपके पास 26 × 51 और ये हो जाएगा आपका 26/2। तो एक्चुअली में ये 17 × 26 बनेगा, यानी कि 26 × 17 + 13। इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे ही आएगा आपके पास कितना, 455। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपका टाइम जो है सेव करने की कोशिश करी। ये वाला पार्ट आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना जल्दी से बताइए, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट आपसे बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन देयर वर 4 कैंडिडेट्स, ओके, एंड 80% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स कास्टेड देयर वोट्स। यानी कि जिनके पास अधिकार है वोटिंग का, उसके सिर्फ 80% लोगों ने ही वोटिंग की है। इस बात का ध्यान रखना है। वन ऑफ द कैंडिडेट रिसीव 30% ऑफ द कास्टेड वोट, यानी जितने लोगों ने वोटिंग की है उसका 30% एक कैंडिडेट को मिला है, वाइल द अदर 3 कैंडिडेट रिसीव्ड द रिमेनिंग कास्टेड वोट इन द प्रोपोर्शन 1, 2 एंड 3। यानी कि जितने लोगों ने वोटिंग की है वो एक्चुअल जिनको अधिकार था उसका 80% है। अब जितने लोगों ने वोटिंग की है उसका 30% इसी एक को मिल गया। अब जो बच गया वो बाकी 3 को मिला है 1:2:3 के रेशियो में। If the winner of the election received 2512 votes more than the candidate with the second highest, यानी कि जो जीता है, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, उसके सेकंड हाईएस्ट से जो नंबर ऑफ वोट्स हैं वो 2512 ज्यादा है। यानी कि सेकंड हाईएस्ट और हाईएस्ट का डिफरेंस जो है वो 2512 है। आपसे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं जिनके पास अधिकार था वोटिंग का। अच्छा, तो यहां पर क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने बोला रजिस्टर्ड वोटर कितने हैं मुझे नहीं मालूम है, बट कास्ट जिन्होंने किया है वो 80% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर हैं, ये मेरे को अभी समझ में आया, ठीक है। अच्छा, तो मैंने ये बोला कि यार अगर 1, 2 और 3 के रेशियो में हमने बांटा है रिमेनिंग को, है ना, जो कास्ट कर रहे हैं उसका 30% तो चला गया एक को, फिर जो बचा वो 1, 2, 3 के रेशियो में बांटा है, तो 1 + 2 + 3 कितना होता है, 6, यानी कि 6 का मल्टीपल। तो मैंने मान लिया
कि मेरे जो कास्टेड वोट्स हैं वो 600x हैं। अब सर 600 क्यों नहीं मान सकते आप? 600 इसलिए मान सकते हैं क्योंकि 2512 जो है वो एक्चुअल वैल्यू मुझे दी गई है, इसलिए नहीं मान सकता। तो मैंने मान लिया 600x जो है वो लोग हैं जिन्होंने वोटिंग की। तो अगर 600 लोगों ने या 600x लोगों ने वोटिंग की थी, तो आपके पास अगर 4 लोग हैं, मान लीजिए ए बी सी डी, तो उसमें से ए को इसका 30% मिल गया, तो इसका जो 30% मिला वो 180x इसको मिल गया। और बाकी लोगों को जो मिला है वो कितना मिला होगा? वो 420 मिला होगा, है ना, 420x मिला होगा। 420x प्लस 180 600 होता है, और इसका जो रेशियो होगा वो 1:2:3 होगा। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 6 हो गया, तो 6 की वैल्यू कितनी है? 420x है, यानी 1 किलो 70x है, तो इसको मिला होगा 70x, इसको मिला होगा 140x, और इसको मिला होगा 210x। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पर एक्चुअली में जो सबसे हाईएस्ट है और जो सेकंड हाईएस्ट है उसका जो डिफरेंस है यानी कि 30x, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 2512। ये आपको दिया गया है। आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं। तो मुझे मालूम है अगर सी की जो वैल्यू है वो जिन्होंने कास्ट किया था वो 80% ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, और मैंने उसको मान लिया था 600x। तो जो रजिस्टर्ड वोटर होंगे वो कितने होंगे? 600x अपॉन 80%। 80% कितना होता है? 4/5। तो ये हो जाएगा 150 का 5 टाइम्स, यानी कि 750x। यानी कि जो रजिस्टर वोटर्स हैं वो कितने हैं? 750x है, और आपको इस 750x की ही वैल्यू निकालनी है। तो 750x आप कैसे निकालेंगे? तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसका ये कितना है, इसका 25 टाइम्स है। तो 2512 का मैं 25 टाइम्स कर दूंगा, है ना। आप चाहे तो x किलो निकाल लें फिर x किलो पुट कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। और फिर ऐसा करने पे आपका आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 62800। ठीक है, 62800। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? क्लियर है ना। तो अगर आप 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना होगा? 625 होगा, बट यहाँ पर 2 जीरो लगाने पड़ेंगे आपको। और 25 इंटू 12 करेंगे तो 300 आएगा। ठीक है, ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 625800। आराम से कर सकते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे बोला इफ ए एंड बी आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब है कि ए और बी जीरो हो सकते हैं, जीरो या जीरो से बड़े होने चाहिए, जीरो से छोटे नहीं हो सकते। नॉन नेगेटिव का मतलब है कि होल नंबर का सेट है। ठीक है, सच दैट a प्लस टू बी इज इक्वल टू 6। तो a प्लस टू बी जो है वो आपके पास 6 है। आपसे बोला देन द एवरेज ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो आपको क्या बोल रहा है? a प्लस बी की मैक्सिमम और a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू का क्या निकालना है? आपको एवरेज निकालना है। ठीक है ना, एवरेज निकालना है। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर मैं एक्सट्रीम्स पर चेक करूं, तो मैंने बोला अगर मैं ए को जीरो ले लूं तो जीरो प्लस समथिंग करने पे 6 आ रहा है, यानी कि बी की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। अच्छा, और अगर मैं बी को जीरो ले लूं तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस केस में देखूं तो ए प्लस बी कितना होगा? ए प्लस बी यहाँ पर 3 होगा, और यहाँ पर ए प्लस बी कितना होगा? यहाँ पर 6 होगा। और 6 और 3 का सम करने पे कितना आएगा? 9 आएगा। और इसका एवरेज लेने पे कितना आएगा? 4.5 आएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो 4.5 आ जाएगा। आप बोलोगे अरे सर इतना ही करना था। हाँ, इतना ही करना था। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये आपका 6 है, ये आपका 3 है, ये आपका 9/2 है। आंसर कितना आ रहा है आपके पास? 4.5 आ रहा है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने जीरो क्यों लिया, वन भी ले सकते हैं क्या? देखो, अगर आपने ए को वन लिया तो 1 प्लस 5 करने पे 6 आएगा, यानी कि बी की वैल्यू जो आएगी वो 2.5 आएगी। अगर बी की वैल्यू 2.5 आएगी तो 1 प्लस मतलब ए प्लस बी 1 प्लस 2.5 आपका 3.5 होगा। तो जो चीज पहले 3 आ रही थी वो 3.5 हो गई, ये तो बढ़ गई ना। आपको क्या चाहिए? आपको तो मिनिमम वैल्यू चाहिए ना। अभी आपका जो मिनिमम था वो 3 था, और अभी जो मिनिमम आएगा वो 3.5 आएगा। तो 3.5 से मिनिमम तो 3 हो सकता है ना। हम जब हमारे पास और मिनिमम वैल्यू आने की संभावना है, गुंजाइश है ना, पॉसिबिलिटी है, तो हम 3.5 पे क्यों जाएंगे? तो जैसे जैसे आप ए की वैल्यू बढ़ाओगे, ये जो आप मिनिमम वैल्यू जो आप अचीव करना चाह रहे थे, आप उससे दूर होते जाओगे। तो इसी वजह से आपको ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। जब आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, साल भर तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यही सब चीजें सोचनी है, क्योंकि एक्चुअल में सवाल में आखिरी में ही सब कुछ फंस जाता है कि यार यहाँ पर आके सोचना था। इसलिए कैट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी कैट आसान है। कैट डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि वो आपको शुरुआत से तो लगता है कि हाँ आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बीच में आके वो फंसा देगा आपको कि बीच में आपको सोचना है, वहां जाके कुछ यूनिक तरीके से सोचना है जिससे कि आप सवाल को आसानी से क्रैक कर पाओ। ठीक है, चलिए। अब आपसे बोला इन ट्राइंगल एबीसी एल्टीट्यूड्स एडी एंड बीई आर ड्रॉन टू द करस्पॉन्डिंग बेसिस एंगल BAC is equal to 45 and angle ABC is equal to theta, then AD upon BE equals। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल ABC बना लिया। ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो हमने बोला एक ट्राइंगल बना लेते हैं।
तो ये ट्राइंगल हमने बनाया ए बी एंड सी। तो आपसे बोला एल्टीट्यूड ए डी, तो एल्टीट्यूड ए डी, ठीक है, एंड एल्टीट्यूड बीई, ठीक है, एल्टीट्यूड बीई आर ड्रॉन टू द करस्पॉन्डिंग बेसिस इफ एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 45। बी ए सी यानी कि टोटल एंगल आपका कितना है 45 डिग्री है, ठीक है, एंड एंगल ए बी सी ये एंगल आपका कितना है, ये एंगल आपका थीटा है। देन ए डी अपॉन बी निकालना है, ए डी अपॉन बी निकालना है, ए डी अपॉन बीई निकालना है, वो क्या होगा आपके पास ऑप्शन है। तो अभी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि इस ट्रायंगल का एरिया आप निकालो, तो इस ट्रायंगल के एरिया आप निकाल सकते हो हाफ ए डी इंटू कितना बी सी, हाफ ए डी इंटू कितना बी सी, हाफ बेस इंटू हाइट। बट इस ट्रायंगल का एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते थे, हाफ ए सी इंटू बी करके, हाफ बेस इंटू हाइट यहाँ भी है, तो ये हो जाता हाफ, ये कितना हो जाता आपका ए सी इंटू बीई, ठीक है ना। अब आपको ए डी अपॉन बी करना है, पहले तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ए डी अपॉन बी करना है, तो ए डी अपॉन बीई जब आप करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा आपका ए सी अपॉन बी सी के बराबर, वो आएगा आपका ए सी अपॉन बी सी के बराबर। तो ये एक रिलेशन मिल गया। अगर आपको ए डी अपॉन बी चाहिए तो आपको ए सी अपॉन बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर साइन रूल यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, साइन रूल यूज कर सकते हैं। अब साइन रूल क्या होता है, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो इसके सामने वाली साइड आपको बी सी दिखाई देगी, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो साइन ए है अपॉन बी सी, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइन बी है, साइन बी है, उसके सामने वाली साइड कौन सी है आपकी ए सी, ठीक है ना। और आपको क्या चाहिए, आपको ए सी अपॉन बी सी चाहिए, तो ए सी को इधर भेज देंगे तो ये कितना होगा ए सी अपॉन बी सी, और ये क्या हो जाएगा आपका साइन बी अपॉन साइन ए। अब साइन बी कितना है, साइन बी में बी तो कितना है थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा साइन थीटा, और साइन ए में ए कितना है 45 है, तो साइन 45 आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, और ये आपका साइन थीटा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये √2 साइन थीटा हो जाएगा, ये √2 साइन थीटा हो जाएगा। यानी ए सी अपॉन बी सी जो है वो कितना है, वो √2 साइन थीटा है। और आपको बोला गया था ए डी अपॉन बी ई निकालने के लिए, जो कि ए सी अपॉन बी सी के बराबर था, जो कि हमें फाइनली क्या मिला, √2 साइन थीटा के बराबर मिला। तो √2 साइन थीटा हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। तो आप सोचिए कि ज्योमेट्री का सवाल आया था, बच्चों को लगता है ज्योमेट्री तो बहुत कठिन है। अब इसमें आपने हाफ बेस इंटू हाइट बचपन से आता है, साइन रूल आपको क्लास में सिखाया होगा, बस इसका यूज करना था और कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है ना। तो इतना अगर आपको आता था तो आप ये एक सवाल आराम से कर सकते थे। अब आपसे बोला लेट आर एंड सी बी ए रियल नंबर इफ आर एंड माइनस आर आर रूट्स ऑफ 5x³ प्लस cx² माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल 0, देन c इक्वल्स, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये सवाल आप इजी की कैटेगरी में रखोगे क्या, बिल्कुल रखूंगा, बिल्कुल रखूंगा, क्योंकि अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ा है तो इतना तो आपने पढ़ा ही होगा। इसका ये वाले सवाल की बात करूं तो सर ये भी इजी सवाल है, सर इसमें क्या ही दिक्कत था, तो ये भी इजी सवाल था। इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो सर ये भी इजी सवाल था, बट थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, तो आप इजी टू मॉडरेट रख लो टाइम टेकिंग की वजह से, नहीं तो परसेंटेज में इस तरह के आपने सवाल काफी किए हैं। ये जो सवाल था इसको मैं थोड़ा सा मॉडरेट रखूंगा, है ना, टाइम टेकिंग के हिसाब से, बाकी इसमें भी कुछ खास नहीं था। ये सवाल आप मान सकते हो कि इजी टू मॉडरेट है, थोड़ा सा ट्रिकी है अगर ये अप्रोच आपको नहीं आती है तो, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो डर लगेगा आपको, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था कि ट्रिकी है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की। आपसे बोला लेट आर एंड सी बी रियल नंबर, ओके, आर और सी जो है वो रियल नंबर हैं। इफ आर एंड माइनस आर आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन सी इक्वल्स, तो सी की वैल्यू आपको बतानी 4 ऑप्शन से। तो आपके पास जो इक्वेशन है वो तो क्यूबिक है, तो इसके तो 3 रूट्स होंगे, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसा। ये तो सर आपके 3 रूट्स हो जाएंगे, इसमें से 2 रूट्स तो आपको मालूम है कि आर और माइनस आर है, तो एक हो गया आर, ये एक हो गया माइनस आर, एक को मान लेते हैं एम, मान सकते हैं, अच्छा मान सकते हैं। तो आपको मालूम होगा सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम, तो हमने लिखा आर प्लस माइनस आर प्लस एम, तो ये सम ऑफ रूट्स है टेकन वन एट ए टाइम, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा माइनस ऑफ सी अपॉन 5 के, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो ये हो जाएगा आर इंटू माइनस आर प्लस माइनस आर इंटू एम प्लस आर इंटू एम, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -10/5, -10/5, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास r इंटू माइनस आर इंटू एम, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9/5, ये हो जाएगा -9/5। अब क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखना।
तो यहां से मुझे दिख रहा है कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो m की जो वैल्यू है वो -c/5 आ जाएगी। ये एक रिलेशन आ गया m और c में। अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका माइनस का mr, ये हो जाएगा प्लस का mr, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का r², और ये लिखा हुआ है माइनस का 2। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो r² की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 आ गई। तो r² तो आपके पास 2 आ गया। फिर यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये माइनस का r² हो रहा है इंटू m है, और ये माइनस का 9/5 है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से हमें क्या समझ में आएगा, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। r² कितना है, 2 है, ये m है, ये कितना है, 9/5 है। अच्छा, m की जगह क्या लिख सकते हैं, m की जगह -c/5 लिख सकते हैं। तो m की जगह अगर -c/5 लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 9/5। अच्छा, अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो c आएगा वो आएगा आपके पास 9/2 विथ नेगेटिव साइन, और यही आपका आंसर है। तो -9/2 जो बी ऑप्शन है ये आपका सही होगा। ठीक है, सिंपल था, सरल था, आसान था, इजी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे फटाफट। अब आपसे बोला था नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस तरह के सवाल पहले भी कैट में काफी बार पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए था कि आपका जो बेस है उसकी अगर पावर 0 हो, बट आपका जो बेस है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको चेक करना होता है। फिर आपको चेक करना होता है कि -1 की जो पावर है वो इवन इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, एक आपको ये चेक करना होता है। और एक होता है कि 1 की पावर, ठीक है, 1 की पावर इंटीजर हो जाए, है ना। तो 1 की पावर इंटीजर वैल्यू हो जाए तो भी आपका ये 1 हो जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस है जो आपको फुलफिल करनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो पावर है, यानी कि a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, जिसमें a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसको अपन चेक कर रहे हैं। तो आपका जो पावर है वो x² -3x -10 इज इक्वल टू, हमने इसको 0 ले लिया। तो एक्चुअली में ये आपका क्या बनेगा, x-5, और ये बनेगा x+2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 5 और -2। अगर x की वैल्यू 5 और -2 हम बेस में रखते हैं, यानी कि x² -10 में रखते हैं, तो अगर x² -10 में रखते हैं तो ये हो जाएगा 25 -10, और ये हो जाएगा आपका 4 -10। इन दोनों ही केसेस में ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू हम ले सकते हैं। तो दो सॉल्यूशंस तो यहाँ पर मिल गए। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने थे, दो सॉल्यूशंस तो निकल गए हमारे। ठीक है, अच्छा, तो इस वाले केस से हमारे दो सॉल्यूशंस निकल गए। फिर अगर हम बात करते हैं कि -1 की पावर इवन इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, तो भी 1 आ सकता है। तो इसका मतलब ये होगा आपका जो x² -10 है, इसको हम -1 ले रहे हैं, यानी कि x² जो है वो 10 -1, यानी कि वो 9 हो जाएगा। अगर x² 9 है तो x किलो ±3 हो जाएगी। अगर x किलो ±3 है तो जो पावर है उसको चेक कर लेते हैं, x² -3x -10, इसमें एक बार x किलो 3 पुट करेंगे और एक बार x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, और ये इवन इंटीजर आना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, ये 3 × 3 ये 9 हो जाएगा, और ये माइनस का 10 है, तो यहाँ पर आपको फाइनली -10 मिलने वाला है। -3 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9, ये हो जाएगा आपका +9, -10 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये 8 मिलने वाला है। तो 8 जो है वो एक इवन नंबर है, -10 जो है वो भी एक इवन इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो ये भी चलेगा। इसका मतलब यहाँ से भी आपको दो सोल्यूशंस मिल गए, आपको यहाँ से भी आपको दो सोल्यूशंस मिल रहा है। अब फाइनली हम देखने वाले हैं कि अगर हम बेस को 1 ले लेते हैं तो क्या होता है। तो बेस को जब हम 1 लेंगे तो यहाँ से x² जो आएगा वो 11 आएगा, और x की कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, x की कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि हम जब यहाँ पर पुट करेंगे तो वो एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, 1 की पावर में इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर x² अगर 11 है तो x जो √11 होगा वो इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से हमें यहाँ से कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो दो सोल्यूशन यहाँ से मिले, दो सोल्यूशन यहाँ से मिले, तो आपको टोटल जो इस सवाल में सोल्यूशन मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 4 सोल्यूशंस मिलेंगे, और यही इस सवाल का जवाब है। तो कई बार 6 सोल्यूशंस भी मिलते हैं, कई बार 4 भी मिलते हैं, कई बार 2 भी मिलते हैं, तो इसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, इसका स्टैंडर्ड अप्रोच है सॉल्व करने का, और ये कई बार रिपीट हो चुका है, तो इस सवाल को तो बिल्कुल करके जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट आपके पास आ गया द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर ऑफ n सेटिस्फाइंग। तो यहाँ पर आपका ये 2 है, ठीक है ना। अब इसको मैं रीराइट कर देता हूं। तो आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है 4 - log n टू द बेस 2 डिवाइडेड बाय 3 - log n टू द बेस 4, ये लेस देन 0।
इसको करने के मैं आपको दो तरीके डिस्कस करूंगा, एक मैं आपसे पूरा पूरा डिस्कस करूंगा, एक मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि आप ऐसे भी कर सकते थे। मेरा जो बेस्ट तरीका है वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर पहले इसको कन्वर्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस लॉग एन टू द बेस 2, ये हो जाएगा 3 माइनस लॉग एन टू द बेस 2, इसकी पावर होगी 2। अब इसकी जो पावर 2 है वो नीचे उतरेगी, तो 4 माइनस लॉग एन टू द बेस 2, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1/2 log n टू द बेस 2, ये आपका लेस देन 0 चल रहा है। अब यहाँ पर एलसीएम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेने के बाद 2 ऊपर भी जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 8 माइनस 2 log n टू द बेस 2, और ये हो जाएगा आपका 6 माइनस log n टू द बेस 2, ये आपका लेस देन 0। अगर मैं आपसे बोलूं कि log n टू द बेस 2 को मैंने x मान लिया, तो ये बनेगा आपका 8 माइनस 2x, और ये बनेगा आपका 6 माइनस एक्स लेस देन 0। अगर मैं इसको ऊपर नीचे लिख दूं तो ये 6 माइनस एक्स हो जाएगा, ये 8 माइनस 2x हो जाएगा, और ये 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको इधर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी पे असर नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फाइनली 6 माइनस एक्स, और यहाँ लिख सकते हैं 8 माइनस 2x लेस देन 0। अगर मैं इसको x माइनस 6 लिखूं तो एक नेगेटिव साइन आएगा, इसको 2x माइनस 8 लिखूं तो फिर से एक नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इनइक्वालिटी पे असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लूं, तो ये x माइनस 6 है, और ये x माइनस 4 है, और ये 0 है, 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, इनइक्वालिटी पे असर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4 और 6, ये होगा आपका प्लस, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, यानी कि आपको 4 से 6 के बीच में रहना है। किसको? x को 4 से 6 के बीच में रहना है। और x क्या था? x आपने माना था किसको? log n टू द बेस 2। तो ये हो जाएगा आपका log n टू द बेस 2, ये ग्रेटर देन 4 होगा और लेस देन 6 होगा। अब यहां से अगर हम एंटी लॉग लेंगे, तो बेस जो है वो 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी पे असर नहीं पड़ेगा, तो ये 2 की पावर 4 यानी कि 16 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर 2 की पावर 6 यानी कि 64 हो जाएगा। यानी n की वैल्यू जो है वो 17, 18 से लेकर 63 तक कुछ भी हो सकती है। तो आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज थी वो आपको निकालना था। तो वो कितना होगा? वो होगा आपका 63 माइनस 17 प्लस 1। तो ये सॉल्व करने पे कितना आएगा? 47 आएगा। आई होप 63 में से 10 गया 53, 53 में से 7 जाएगा 46 प्लस 1 47। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 47 आएगा। अब इसमें आप एक चीज और क्या कर सकते थे? एक चीज आप ये कर सकते थे कि अगर ये पूरी की पूरी चीज आपको नेगेटिव चाहिए, तो आप ये बोल सकते हो, दो केसेस बना सकते हो कि ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव हो, या तो ऊपर वाला नेगेटिव और नीचे वाला पॉजिटिव हो। तो एक बार इस केस को सॉल्व करो, एक बार इस केस को सॉल्व करो, इसमें से एक केस जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा और दूसरा केस सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों में आप क्या कर सकते हो? इंडिविजुअल इनको लॉक से कंपेयर कर सकते हो, है ना। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको कि कैसे मैंने बोल रहा हूं। जैसे मान लो मैंने ये वाला केस किया, इसका मतलब ये ऊपर वाला नेगेटिव होगा, ऊपर वाला नेगेटिव होगा यानी कि ये हो गया आपका ऐसा कुछ, ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि log n टू दी बेस 2 जो है वो ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि n ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4, यानी n ग्रेटर देन 16 हो जाएगा। और नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस log n टू दी बेस 4 जो है वो आपका क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव किससे होगा सर? ठीक है, पॉजिटिव है। इसको उधर भेज देंगे तो ये कितना हो जाएगा? log n टू दी बेस 4 लेस देन 3 हो जाएगा। तो जब आप एंटी लॉग लोगे तो n की वैल्यू कितनी होगी? लेस देन 4 का क्यूब यानी कि 64 हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू है वो 16 से बड़ी है और 64 से छोटी है, वही यहाँ पर आ रहा था, है ना। 16 से बड़ी और 64 से छोटी है। बट यहाँ पर आपको ये 2 बार करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ये वाला पार्ट सॉल्व किया है, फिर मैं ये वाला पार्ट सॉल्व करूंगा, बट यहाँ से आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना। यहाँ से उल्टा सोल्यूशन मिलेगा कि 16 से छोटा होना चाहिए, 64 से बड़ा होना चाहिए, तो वो इसमें सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते थे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे बोला रेगुलर पॉलीगन ए एंड बी have number of sides in the ratio 1:2 and the interior angles in the ratio 3:4, then the number of sides of B equals। तो बड़ा अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है, कई बार रिपीट भी हो चुका है। तो आपके पास दो पॉलीगन्स हैं A और B। ठीक है, दो पॉलीगन्स हैं, इसका नंबर ऑफ साइड जो है अगर वो x मानते हैं तो इसकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो आपका 2x हो जाएगा। ठीक है। आपको इंटीरियर एंगल जो निकालना होता है उसका तरीका होता है 180 इंटू नंबर ऑफ साइड माइनस 2 अपॉन 180, ये वैल्यू अपॉन n, ये होता है आपका ईच इंटीरियर एंगल, ये होता है आपका ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है। तो ईच इंटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आप इसके हिसाब से बात करेंगे तो इसके हिसाब से आप बात कर सकते हैं 180 x माइनस 2 अपॉन x डिवाइडेड बाय 180
2x माइनस टू अपॉन 2x, और इसका जो रेशियो है वो आपको दिया गया कितना, वो दिया आपको 3:4। तो इंटीरियर एंगल का रेशियो 3:4 दिया गया। अब यहाँ पर अगर आप कुछ कॉमन वॉमन निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ से अगर 2 कॉमन निकालेंगे, अगर आप यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर तो x माइनस टू बचेगा, ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो 2 कॉमन निकाल के काटने पे ये x माइनस वन बचेगा, और ये आएगा आपके पास 3/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस एट, ये हो जाएगा 3x माइनस थ्री। 4x और 3x का जो डिफरेंस है वो आएगा x, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई, बट आपसे पूछा है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ b, यानी कि आपको 2x की वैल्यू चाहिए, मतलब पॉलीगन b में कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो वो आपका है 10। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, सिंपल था, आसान था, सरल था, इजी था, स्टैंडर्ड सवाल है, आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या बोला, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी इज 3 सेंटीमीटर। तो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और उस इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी की जो साइड्स हैं वो आपको 3, 3 और 3 दी गई हैं। लेट डी बी a point on BC such that the area of the triangle ADC is half of the area of triangle ABD। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट डी लेता हूँ तो इसका जो एरिया है वो इसका हाफ है, इसका मतलब इसका एरिया अगर 2 है तो इसका एरिया 1 है। अब आपको देखना पड़ेगा कि इन दोनों ट्राइंगल का जो बेस है वो सेम है, तो जब भी दो ट्राइंगल का बेस सेम होता है तो उनके एरिया का रेशियो जो होता है वो उनके बेस के रेशियो के बराबर हो जाएगा। बेस की लेंथ अलग अलग है, बट या ये बोल सकते हो दोनों की हाइट सेम है, इन दोनों ट्रायंगल की क्या है, हाइट सेम है। तो अब ये बोल सकते हैं दोनों के एरिया का जो रेशियो है वो दोनों के बेस के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि ये जो होगा ये 2 होगा और ये जो होगा ये 1 होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 + 1 3 हो रहा है, यानी कि अगर ये टोटल 3 सेंटीमीटर था तो ये 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि इसका एरिया जो है वो इसका हाफ था, तो इसका एरिया अगर 2 माना तो इसका मैंने 1 मान लिया। दोनों ट्रायंगल की हाइट तो सेम होगी, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके बेस के रेशियो के बराबर होगा। तो आपने ये बोला कि अगर ये आपका 2:1 है तो इनका बेस का रेशियो भी कितना होगा, 2:1 होगा। ठीक है, अच्छा ये बात समझ में आ गई। अब बात ये करते हैं सर कि 2 + 1 3 होता है और ये 3 दिया है, इसका मतलब इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 1 है, ये एक्चुअल लेंथ आ गई। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो जब मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये आपका ए बी सी डी के बाद ये ई हो गया, ठीक है ना। आपसे बोल क्या रहा है वो देख लो, आपसे बोल रहा है कि देन द लेंथ ऑफ एडी, लेंथ ऑफ एडी यानी कि आपको ये वाली लेंथ निकालनी है, आपको ये वाली लेंथ निकालनी है। तो मैंने बोला कि अगर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, एल्टीट्यूड भी होगा, ये सब कुछ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, तो टोटल 3 में से आपकी ये जो लेंथ होगी यहां से लेकर यहां तक वो 1.5 हो जाएगी, और उस 1.5 में ये 1 है, इसका मतलब ये जो लेंथ है ये आपकी 0.5 हो जाएगी, यानी कि 1/2 हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, ये जो सर आपने निकाला ये क्या है सर, ये जो आपने निकाला ये क्या है, एडी। मैंने कहा ये जो एडी है ये इस ट्राइंगल की हाइट भी है, जो कि कितना होता है सर, वो होता है सर आपका √3/2 टाइम्स ऑफ साइड। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि सर ये एक ट्राइंगल बन गया, हाँ ये ए है जी, ये डी है जी, ये ई है, ठीक है, या ये ई है और ये डी है, ठीक है ना, ये डी है। आपको ये लेंथ निकालनी है, हाँ सर इसकी लेंथ कितनी है सर, 1/2। इसकी लेंथ कितनी है सर, 3√3/2। अच्छा, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा क्या सर, हाँ सर बिल्कुल लग जाएगा। तो यहाँ पर जो एडी का स्क्वायर आएगा, एडी का स्क्वायर वो कितना आएगा, वो आएगा 3√3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा, 9 3 27/2, ये हो जाएगा 27/4, ठीक है, और ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा 28/4, यानी कि हो जाएगा 7। तो एडी कितना आ जाएगा सर, एडी हो जाएगा सर आपका √7। तो एडी आपका √7 है, यानी कि आपका पहला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, क्लियर है, पक्का। चलो फटाफट आगे बढ़ेंगे। वर्किंग अलोन द टाइम्स टेकन बाय अनु, ठीक है, टाइम्स टेकन बाय अनु, तनु एंड मनु टू कंप्लीट एनी जॉब आर इन द रेशियो 5:8:10। तो यानी कि यहां पर हम ये बात कर रहे हैं टाइम का रेशियो यहां पर दिया गया, और किसके बारे में दिया है, अनु, तनु और मनु का टाइम कितना दिया है, वो दिया है 5 8 और 10। तो 5 8 और 10 अगर हमें दिया गया है तो हम इसकी इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं 1/5 1/8 और 1/10 करके
इनका एलसीएम कितना है 40 है, तो ये कितना बन जाएगा इफिशियंसी, ये बन जाएगा आपका 8, ये बन जाएगा आपका 5, ये बन जाएगा आपका 4। तो इफिशियंसी के बारे में हमको जानकारी मिल चुकी है। अब ध्यान से देखना है आपसे, दे एक्सेप्ट ए जॉब विच दे कैन फिनिश इन 4 days इफ दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 8 hours पर डे। तो अगर ये तीनों मिलकर काम करते हैं, है ना, ए टी और एम, ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तो 4 दिन और चारों दिन ये कितने घंटे 8 hours काम करेंगे, तो ये आपका टोटल वर्क आ गया। तो यहाँ पर 8 और 4 12 और 5 17 इंटू 4 इंटू 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 68 इंटू 8, तो 8 8 64, ठीक है, और 8 6 48, तो 54, तो 544 आपका टोटल वर्क हो जाएगा। 544 आपका टोटल वर्क है, ठीक है, 544 यूनिट। अब आपसे बोल रहा है कि हाउएवर तनु एंड अनु, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पर, हाउएवर अनु एंड तनु वर्क टुगेदर फॉर द फर्स्ट 6 days वर्किंग 6 hours 40 minutes पर डे। तो आपने बोला सर अनु और तनु ने पहले 6 दिन 6 घंटे 40 मिनट 6 घंटे 40 मिनट पर डे काम किया। बोलो सर 6 घंटे 40 मिनट यानी कि 640/60, तो ये 20 से 2 टाइम्स, 20 से 3 टाइम्स, इसलिए 6 2/3 हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, नंबर ऑफ डेज, ये नंबर ऑफ आवर्स, और ये इनकी इफिशियंसी। तो इफिशियंसी इनटू टाइम करेंगे तो वर्क आएगा। और फिर वो बोल रहा है क्या कि देन द नंबर ऑफ आवर्स दैट मनु विल टेक, तो मनु को कितना टाइम लगेगा काम कंप्लीट करने में, और काम कितना है, काम है आपके पास 544, ठीक है ना। अच्छा सर समझ में आ गया सर। तो a प्लस टी कितना है सर, a प्लस टी आपका 8 और 5 13, तो ये हो जाएगा आपके पास 13 इंटू 6 इंटू, ये हो जाएगा आपके पास 20/3, प्लस मनु का कितना है, मनु का है आपके पास 4 इंटू टी, और ये कितना है सर 544। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ, यहाँ पर 3 से जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, तो 13 इंटू 2 कितना हो गया 26, 26 का 20 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 26 का डबल 52 होता है, तो ये 520 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 4t हो गया इज इक्वल टू 544 हो गया। तो 4t जो आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 544 माइनस 520 यानी कि 24, यानी t जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6। और यही आपको निकालना था, यही आपको निकालना था कि then the number of hours that Manu will take to complete the remaining job working alone is, तो वो था आपका t, और यही आपको यहाँ पर निकालना था, यही आपका आंसर, ठीक है, क्लियर है, सॉर्टेड है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 75 क्वेश्चंस, ठीक है, तो टोटल 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ठीक है, और बोला 3 marks वर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो अगर आप सही करोगे तो 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 1 marks was deducted for each wrong answer, गलत करोगे तो 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, एंड 1 mark was awarded for unattempted, तो unattempted के लिए भी आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि आपने x क्वेश्चन सही किए, y क्वेश्चन गलत किए, और z क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो इस हिसाब से आपका मार्क्स क्या आना चाहिए, आपका आना चाहिए 3x माइनस y प्लस z, ये आपके मार्क्स आने चाहिए। अब उसने क्या बोला है ध्यान से देखते हैं, उसने बोला है कि रायन स्कोर टोटल 97 मार्क्स, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 97 है, ये बात हमको समझ में आ गई। दूसरी चीज कि हमको ये भी मालूम था कि 75 क्वेश्चंस हैं, तो अगर हमने इसको एक्स वाई जेड माना तो हमको ये भी समझ में आ गया कि x प्लस वाई प्लस जेड करने पे कितना आएगा 75 आएगा, तो ये भी हमें एक चीज पता है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है आगे कि इफ द नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, यानी कि z, if the number of unattempted question was higher than the number of attempted question, तो attempted question क्या है, attempted question तो ये और ये है, यानी x और y है, तो x और y से z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, बराबर भी नहीं ज्यादा होनी चाहिए। बट सर मुझे मालूम है कि इन तीनों का सम 75 है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड करने में 75 आएगा, 75 का आधा होता है 37.5, यानी z जो होगा वो 37.5 से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि इंटीजर वैल्यू सोचें तो 38 होना चाहिए। तो अगर z 38 होगा तब इन दोनों का सम कितना होगा 37 होगा, तभी ये ज्यादा हो सकता है, और इनका टोटल कितना होगा 75 होगा। या तो अगर ये 39 हो तो फिर ये 36 होगा, या ये 40 हो तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 35 होगा, ऐसी कुछ हो सकता है, तभी ये ज्यादा हो सकता है, तभी ये ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा तो ये तो समझ में आ गया कि z की जो वैल्यू है, z की जो वैल्यू है ना, x प्लस वाई, z की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इन दोनों से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये समझ में आ गया मुझे कि z की जो वैल्यू है वो 38 भी हो सकती है और 38 से ज्यादा भी हो सकती है ना, 38 भी हो सकती है और 38 से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है सर समझ में आ गया। अब आपसे क्या बोल रहा है वो, आपसे बोल रहा है
आपसे बोला देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर यानी आपको x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आंसर दैट रैन कुड हैव गिवन इन द एग्जामिनेशन, यानी आपको x की मैक्सिमम निकालनी, ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो मैंने बोला कि अगर मैं इसको इसके नीचे लिख दूं x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 75, और मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरा y कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 4x, ये कितना आएगा 2z, और ये कितना आएगा 12, और ये हो जाएगा ऐसा कुछ। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 2x प्लस जेड इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12, तो 2x प्लस जेड 86 आएगा। अब मुझे x को मैक्सिमाइज करना है, तो इसका मतलब मुझे z को मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो z की मिनिमम वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी। तो z की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, वो सर 38 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्वाइस ऑफ x प्लस 38 इज इक्वल टू 86 होगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू 86 में से 30 गया, 56 में से 8 गया, तो कितना आएगा 48, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 24। तो x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है 24, यानी कि उसने जो सबसे ज्यादा सही जवाब दिए हैं वो कितने दिए, 24 दिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, है ना। टोटल 22 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, है ना। स्लॉट 2 हमने आज डिस्कस किया 2022 का क्यूए सेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यार पेपर इतना टफ नहीं आता है, बट बहुत सारे बच्चे पेपर देते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं है, इस वजह से उनको लगता है कि पेपर बहुत टफ है, और फिर वो मार्केट में ऐसी आवाज आने लगती है कि नहीं पेपर बहुत टफ है, पेपर बहुत टफ है, बट एक्चुअली में इतना टफ पेपर नहीं है ना। डुएबल पेपर था। अगर आप इस पूरे पेपर का सोल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ बहुत आसानी से सर ने इसको बता दिया, और वाकई में इतना ही आसान था, है ना। मैंने कोई जादू नहीं किया यहाँ पर, काफी आसान पेपर था। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, मजा आया, तो इसी तरह के और सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरा नाम है पंकज, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, कुछ नया लेके आपके लिए आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।